घर में सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये मेरे एक पापा का मेरे ड्रीम था, जो मेरे पापा 35 साल पहले उनका नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से सिविल सर्विसेज में। वो इंटरव्यू से उनका काफ़ी अच्छा स्कोर भी आया था, लेकिन उस टाइम वो बाहर हो गए थे, फाइनल इंटरव्यू से वो बाहर हो गए थे। और उसके बाद फिर किन्हीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो उनके ऊपर हम लोग सबकी जिम्मेदारी आ गई थी, तो वो एज अ टीचर वो ज्वाइन कर लिए थे। तो उनका एक इतने सालों बाद उनका एक ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा खुश। का जो आंसर लिखना होता है या फिर एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं, तो मेनली जो क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्होंने पहले आपने कभी देखा भी नहीं है, तो वो सिर्फ आपके लिए न्यू नहीं है, वो सबके लिए न्यू होता है, वो किसी को नहीं आते रहता है। तो किसी भी जब आप कोई भी क्वेश्चन आए, तो मेरा सबसे पहले सजेशन होगा कि आप उसको 2 बार पढ़िए किसी भी क्वेश्चन को। उसके बाद एक कूल ब्रेक एंड हिट टेक्निक होता है, यानी अपने आप को पहले बिल्कुल शांत कर लीजिए कि अगर आपको वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है तो सबके लिए वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। उसके बाद उसको पॉइंट्स में तोड़िए। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ श्वेता मैम है और मैम का सिलेक्शन 68 बीपीएससी में फाइनल रूप से हो चुका है। मैम से जानने वाले हैं क्या रैंक है, कैसे कैसे पढ़ाई किया और ये बिना कोचिंग के मतलब तैयारी किया, सेल्फ स्टडी से खुद से। तो आप सब लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। हेलो मैम, शुरुआत से अपने बारे में आप बताओ। मेरा नाम श्वेता है जी। मेरा 68 बीपीएससी में रैंक 17th आया है और मुझे बिहार एजुकेशन सर्विस मिली है। बेसिकली मैं मधुबनी की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रॉपर एजुकेशन मेरा पूसा से ही हुआ। स्कूल में मेरे पापा टीचर थे, वहीं से मेरा 1 से लेकर +2 तक मेरा पढ़ाई पापा के स्कूल में ही हुआ है। जी। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा मुजफ्फरपुर से हुआ है, महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय, ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया है। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 2019 में मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मेनली सिविल सर्विसेज की तैयारी को मैंने शुरू किया 2019 के बाद। तो बिना कोचिंग के आपको मतलब इतना अच्छा रैंक मिला, तो कैसे किया आपने ये सब? कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप मेनली आप कोचिंग लें ही, बिना कोचिंग के भी बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेन है आपके पास सही अगर गाइडेंस हो और आपको कोई अगर गाइड करने वाला हो, आपके पास मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल कोई बताने वाला हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की ज़रूरत है ही है। जब मैम आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले पीडीएफ किसने देखा और आपने पहले किसे कॉल किया? मेरा रिज़ल्ट आया 15 जनवरी को मेरा रिज़ल्ट आया। उस वक्त मैं घर पे ही थी। मधुबनी में? नहीं, पूसा में थी, घर पे। अच्छा। पूसा, मेरे पापा टीचर हैं वहाँ पे, तो हम लोग पूसा में ही थे। तो जब रिज़ल्ट आया तो उस दिन मकर संक्रांति था, तो सब लोग शाम में ही लगभग ये क्लियर हो चुका था कि रिज़ल्ट रात को आ रहा है जी। तो जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले पीडीएफ मैंने खुद नहीं देखा, मेरे एक फ्रेंड ने पीडीएफ देख के मुझे कॉल किया कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है और मुझे 17th रैंक मिला है। तो उसके बाद जो फीलिंग था वो बिल्कुल सरियल फीलिंग था, वो बताया नहीं जा सकता है। घर में सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये मेरे एक पापा का मेरे ड्रीम था, जो मेरे पापा 35 साल पहले उनका नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से सिविल सर्विसेज में। वो इंटरव्यू से बाहर हो गए थे। आपके पापा भी मतलब तैयारी करते थे यूपीएससी बीपीएससी का? जी। बीपीएससी में उनका काफ़ी अच्छा स्कोर भी आया था, लेकिन उस टाइम वो बाहर हो गए थे, फाइनल इंटरव्यू से वो बाहर हो गए थे। और उसके बाद फिर किन्हीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो उनके ऊपर हम लोग सबकी जिम्मेदारी आ गई थी, तो वो एज अ टीचर वो ज्वाइन कर लिए थे। तो उनका एक इतने सालों बाद उनका एक ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और शिक्षा विभाग मिला था, तो पापा के लिए ये भी एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि वो एक शुरू से ही टीचर रहे एक स्कूल में, और शिक्षा विभाग में ही मुझे पदाधिकारी का पोस्ट मिला, तो ये उनके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। इसका जो क्वेश्चन होता है आंसर राइटिंग का, वो कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे फ्रेम करें क्वेश्चन को? हाँ, मेंस का जो आंसर लिखना होता है या फिर एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं, तो मेनली जो क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्होंने पहले आपने कभी देखा भी नहीं है, तो वो सिर्फ आपके लिए न्यू नहीं है, वो सबके लिए न्यू होता है, वो किसी को नहीं आते रहता है। तो किसी भी जब आप कोई भी क्वेश्चन आए, तो मेरा सबसे पहले सजेशन होगा कि आप उसको 2 बार पढ़िए किसी भी क्वेश्चन को। उसके बाद एक कूल ब्रेक एंड हिट टेक्निक होता है, यानी अपने आप को पहले बिल्कुल शांत कर लीजिए कि अगर आपको वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है तो सबके लिए वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। उसके बाद उसको पॉइंट्स में तोड़िए, जो भी उसमें जितने भी पार्ट में वो बटा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी जनरली लंबा क्वेश्चन पूछती है लॉन्ग में, तो उसको जो आप खुद से ब्रेक करके और जो उसका जितना भी पार्ट में वो बटा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन करिए कि क्या क्या वो पूछ रहा है, तो उसको ब्रेक कीजिए। उसके बाद उसको हिट कीजिए, यानी उसके बाद उसको लिखना शुरू कीजिए। जैसे इसी बार जब मानसून वाला क्वेश्चन आया है, तो उसमें मानसून का सारा डायमेंशन वो पूछ लिया है, नेचर, इफेक्ट, ITCZ का उसमें क्या रोल है, उसमें जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, कितने टाइप के होते हैं, क्या इसका इफेक्ट है।
तो सारे को आप पहले अंडरलाइन करते जाइए और फिर 1 बाय 1 करके आप उसको पूरा ब्रेक करते चले जाइए। और आंसर राइटिंग में मैं ये भी कहूँगी कि आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ये सब आप ऐड कीजिए, क्योंकि ये आपके आंसर को सुंदर बनाता है। इंट्रोडक्शन में आप डेटा लिखिए, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ पे आप अगर डेटा लिखिएगा, और जहाँ कंक्लूड करिएगा वहाँ भी आप कुछ ना कुछ उसको अच्छे वे में कंक्लूड, हमेशा पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कीजिए, कभी भी नेगेटिव नोट। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आलोचनात्मक का मतलब क्या? तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्रिटिसाइज़ करने के लिए वो कह रहा है, लेकिन आपको उसको क्रिटिसाइज़ एक्चुअली में करना नहीं है। आप तो पहले उसका जो पहले फ़ायदा है वो बताइए, उसको थोड़ा सा नेगेटिव में ले जाइए, इवैल्यूएटिव उसको होते हुए कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मतलब वे फॉरवर्ड उसका बताइए। और लेकिन जब आप उसको कंक्लूड करेंगे, यानी उसका कंक्लूजन, तो आप उसको पॉजिटिव नोट पे ही कंक्लूड करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आंसर वो मार्क्स देते हैं तो कहीं भी क्योंकि आप गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कहीं भी जो आप उसको कहीं भी कंक्लूड कीजिए तो उसको पॉजिटिव नोट पे आप कंक्लूड कीजिए, तो मुझे लगता है ऐसा अच्छा मार्क्स मिलेगा। कंक्लूजन हमेशा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स वही मिलते हैं कंक्लूजन को देख के ही। क्या वजह होती है प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होने का? बीपीएससी प्रीलिम्स तो मेरे हिसाब से 7वीं तक तो बहुत सिलेक्टिव आसान हुआ करता था, पढ़ने से हो जाता। अगर आपने लूसेंट को अच्छे से पढ़ा है और इसके अलावा करंट अफेयर्स की 2 बुक को आपने अच्छे से पढ़ा है, PYQ लगा लिया है, तो आपका प्रीलिम्स हो जाता था 67वीं तक। अब 68वीं के बाद से पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, अभी भी मतलब मोर और लेस ट्रैक पे ही है, बट थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा यही रहेगा कि जो आप पढ़ते हैं वो तो आप पढ़िए, जो भी आप अपना फंडामेंटल बुक्स पढ़ते हैं वो पढ़िए। लूसेंट मेरे हिसाब से सही रहता है, क्योंकि एक बार में आप सारा सब्जेक्ट रिवाइज कर लें, गो थ्रू हो जाते हैं टॉपिक्स से। और कोई भी करंट अफेयर्स का 2 बुक अच्छे से पढ़िए। और अब जैसे कि बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, तो जो यूपीएससी 2010 तक क्वेश्चन पूछती थी, तो जो यूपीएससी का PYQ है उसको 2010 तक आप अच्छे से लगाइए, तो वो क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, रिपीट आ रहे हैं। क्योंकि जैसे कि इस बार ही बीपीएससी में नेट मीटरिंग क्वेश्चन था 69th बीपीएससी में, और नेट मीटरिंग यूपीएससी पूछ चुकी है पहले। और भी कई 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि जैसे अजंता केव्स के वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले यूपीएससी पूछ चुकी है। तो यूपीएससी पूछ रही है, कहीं ना कहीं बीपीएससी में अब उसको रिपीट कर रहा है। तो मैं कहूँगी कि जो 17th जो देने जाएंगे अगला बीपीएससी, तो वो यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करके जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि मतलब 7-8 क्वेश्चन में लोग ये कह रहे हैं कि यूपीएससी शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछा करती थी आज से 10 साल पहले वो क्वेश्चन बीपीएससी में अभी रिपीट हो रहा है। तो देखने को भी मिला, जैसे कि नेट मीटरिंग वगैरह नए बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुआ, बट जिन्होंने भी पहले यूपीएससी का तैयारी किया था उनके लिए बिल्कुल ये केक था, बिल्कुल आराम से उन्होंने सॉल्व कर लिया इसको। मैम, जैसे कि जो बच्चे नए बच्चे हैं जो कि अभी ख्वाब देख रहे हैं बीपीएससी में जाने का, उसे क्या करना चाहिए अभी जैसे कि पैटर्न भी बदल चुका है बीपीएससी का? तो अभी जैसे कि अभी टाइम है, बीपीएससी अनाउंस्ड है 30 सितंबर को, तो अभी जैसे कि शुरुआत में तो अभी मैं कहूँगी कि वो इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करें, वो पीटी के लिए भी पढ़े और मेंस के लिए भी पढ़े। तो पीटी के लिए जैसे कि वो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए? एक बार में एक ही सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए या फिर 3-4 सब्जेक्ट शुरू कर देनी चाहिए? तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप अपना एक शेड्यूल बना लें डेली का, कि मुझे, और जैसे कि बीपीएससी में पूछता है तो पेपर 1 रहता है, पेपर 2 रहता है, ऐसे रहता है मेनली, तो इस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लें और देख लें कि पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है। जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री आता है, पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर से आता है, करंट अफेयर्स रहता है, तो उस हिसाब से हम बांट लेंगे। पेपर 2 में इकोनॉमी है, पॉलिटी है, उस हिसाब से हम सब्जेक्ट्स को बांट लेंगे। और पेपर 1 कब पढ़ना है, पेपर 2 कब पढ़ना है, और ऐसे को भी अब साथ, क्योंकि ऐसे भी इक्वल वेटेज का है, तो ऐसे को भी साथ में ही ध्यान देने की ज़रूरी है बीपीएससी में। और उसके साथ साथ आप करंट पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अब जब डाइवर्सिफाई हो रहा है प्रीलिम्स, तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा तो आपका रिवीजन होते रहेगा करंट अफेयर्स। फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, यानी 2 मंथ बचेगा, तो कोई भी 2 करंट अफेयर्स का मैगज़ीन लेके उसको अच्छे से पढ़िए। और न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हैं, उसका क्रक्स नहीं होगा तो आप खुद में या तो खुद बनाइए, या फिर डेली जो आता है जैसे कि वनली IAS वगैरह बताता है, द हिंदू, उसको देख लीजिए, तो फिर आपका एक मटेरियल तैयार होते रहता है। फिर जब 2 महीने बचे तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। ओके मैम, इंटरव्यू में आपसे क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे? इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू वहाँ तो पहले यहाँ मॉक में ज़्यादा डर लगता है जी। वहाँ क्योंकि लाइटिंग वगैरह होती है, और
तो बहुत सारा यहाँ तो उतना डर नहीं होता है, वहाँ ओरिजिनल एक रूम जैसा रहता है वहाँ, और नॉर्मली वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जी। तो हम जब गए थे तो मेरे से वो उस टाइम जो राशिद खान कोई म्यूजिशियन थे, उनका निधन हुआ था। जी जी। तो उससे रिलेटेड वो मेरे से 3-4 क्वेश्चंस पूछी, उन कौन सा गाना गाए थे, उनको कौन सा अवार्ड मिला था। फिर जी। उसके बाद उनका अवार्ड पूछने के बाद वो फिर मेरे से भारत रत्न अवार्ड के बारे में वो पूछी, ये क्या है, ये किस महिला को सबसे पहली बार मिला। उसके बाद पद्म अवार्ड का हायरार्की मेरे से पूछी वो। उसके बाद पूछी कि वो कोई एक टर्म पूछी थी, ब्लू विंटर करके मेरे से क्वेश्चन पूछी थी, जो एक क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है जी। तो वो ब्लू विंटर एक फेनोमेना है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में होती है, तो उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछी। उसके बाद फिर दूसरे जो थे वो एजुकेशन से रिलेटेड ही, बिहार के एजुकेशन में क्यों इतना लैग कर रहा है, महिलाएं क्यों इतनी लैग कर रही है, आपके पास ऐसा क्या जो है जो दूसरी लड़कियों को नहीं, मैं आपके पास क्या ऐसा प्रिविलेज है। जी जी। ये सब मेरे से पूछा गया। उसके बाद फिर फिर ज्योग्राफी वापस आए तो वो लोग मेरे से लगून्स क्या है वो पूछे, और मालदीव्स और लक्षद्वीप में उस समय टेंशन भी चल रहा था, तो उस वजह से कि क्या सिमिलरिटी, कुछ विवाद चल रहा था उस टाइम पे, है ना? क्या सिमिलरिटी है, वो ये सब पूछा, क्या क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। फिर बिहार की इंडस्ट्री से दो चौथे थे, वो बिहार की इंडस्ट्री से रिलेटेड मेरे से काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने पूछा। ओके मैम, तैयारी के दौरान कभी आपको ऐसा लगा होगा कि आप बहुत ज़्यादा दबाव फील की होगी? नहीं, मैं जब आई थी तो मैं ये सोच के ही आई थी कि मैं सिविल सर्विसेज करके ही जाऊंगी। बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं, कई लोग वापस ही चले जाते हैं दिल्ली से। हाँ, लेकिन ये ऐसा मोमेंट भी था क्योंकि जब मैं आई थी उसके जस्ट बाद ही कोविड आया था जी। तो काफ़ी लोग पैनिक करके घर वापस चले गए उस टाइम। कोविड टाइम पे आप घर नहीं गई वापस, दिल्ली में ही? नहीं, मैंने मेरे पापा बोले भी कि आ जाओ कि कोविड का ये टाइम है, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं आई हूँ तो करके ही जाऊँगी यहाँ से, बिना किए तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। तो मैं पूरे कोविड में घर नहीं गई, मैं यहीं पीजी में थी, और मैं मतलब पूरा कोविड, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कोविड मेरे लिए स्पेशली वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, क्योंकि उस टाइम मैंने अपना पूरा प्रॉपर सिलेबस प्रिपेयर किया पहली बार, तो मेरे लिए वो टाइम बहुत क्रूशियल रहा। कई लोगों का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है, कितने भी साल निकल जाए। हाँ, तो इसके लिए आपको पहले किसी भी जैसे कि बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, पहले बेसिक किसी भी उसके सबसे पहले सिलेबस को उठा के आप देखिए, उसके सिलेबस को, उसका एक एक पार्ट को ब्रेक करके देखिए कि आप उस सिलेबस को अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बार सिलेबस को प्रॉपर तैयार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बीपीएससी का उतना कोई वास्ट सिलेबस नहीं है जिसको नहीं किया जा सके। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं और अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते, अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं सिलेबस को कंप्लीट। ओके।